वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। इवन टॉपिक ना बोल के मैं इसको चैप्टर बोलूँगी। यूनिट नंबर 7 जिसमें जेनेटिक्स है, सेकेंड लास्ट ये है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड लास्ट वन इज इवोल्यूशन। ये तीन चैप्टर है उसके यूनिट नंबर 7 के आपकी 12th NCERT में। तो जेनेटिक्स कंप्लीट हो चुका है अपना, मेरी तरफ से भी हो चुका है। आई होप कि आपने भी ये लेक्चर सारे पढ़े होंगे। बच्चा एक बार बता देती हूँ मैं कि अगर आपने जेनेटिक्स का लेसन नहीं अच्छे से पढ़ा है, इवन NCERT से या फिर अपने मेरे नोट्स में से, मॉड्यूल में से, तो हाँ मैं पढ़ा ज़रूर दे दूँगी, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें बेसिक नॉलेज जो जेनेटिक्स का काम आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप सोचते होंगे कि यार ये फॉर्मेट कैसा है, कभी कौन सा चैप्टर, कभी ये सब चीज़ें ना आपके बच्चों के सहूलियत के हिसाब से बनाई जाती है। जेनेटिक्स पहले देने का रीज़न क्यों था? इवोल्यूशन पहले दे देते। फर्स्ट लेसन रिप्रोडक्शन प्लांट्स देने का क्या ज़रूरत था? ह्यूमन दे देते, क्योंकि प्लांट्स में वो चीज़ ईजी है, ईजी से टफ चलती है। हमेशा स्टडी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलती है। तो जेनेटिक्स पढ़ाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक बेसिक आइडिया लग जाए बच्चे को कि इनहेरिटेंस क्या है, हेरिडिटी क्या है, क्रोमोसोम्स, एक्स लिंक्ड क्या है, सेक्स लिंक्ड क्या है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है। प्लांट्स में पता चल जाएगा तो फिर एनिमल में पढ़ना थोड़ा एक बेसिक लेवल तैयार हो जाएगा। बस जेनेटिक्स भी इस चैप्टर के लिए बेसिक इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि लास्ट में एक चीज़ निकल के आई थी, दैट वाज कि मेंडल ने ये बोला था कि कुछ ऐसा फैक्टर है। बच्चा आवाज़ तो ठीक है, कोई बात नहीं। मेंडल ने एक चीज़ बोली थी लास्ट में कि ऐसी एक फैक्टर होता है जो आगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है और अपनी हेरिडिटी को शो करता है। इट मीन्स जो कैरेक्टर वो पेरेंट्स से लेके आ रहा है वो ही कैरेक्टर वो अपनी ऑफस्प्रिंग में देगा। उसने ना जीन का जिक्र किया, ना DNA का जिक्र किया, ना RNA का किया, ना प्रोटीन का किया और ना ही न्यूक्लिक एसिड का किया, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि मेंडल का बैकग्राउंड ही नहीं था साइंस से। मेंडल वॉज मैथमेटिशियन। ओके, तो बस मेंडल का इंटरेस्ट था क्योंकि वो शुरू से चर्च में प्रीस्ट रहे हुए हैं, तो उनका बस शुरू से इंटरेस्ट था कि ये चीज़ें होती कैसे है। तो उन्होंने पी प्लांट पे परफॉर्म किया। पी प्लांट पे परफॉर्म करने के बाद उनका इंटरेस्ट और डेवलप होने लगा कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मेरे जो डेटाज है उसको एनालिसिस करने में मेरा एक सर्टेन फॉर्मेट निकल रहा है रिजल्ट का, जिसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है, जिसमें कुछ भी तरीके का कोई झोल नहीं है। तो उन्होंने एक चीज़ को नाम दिया फैक्टर, लेकिन जॉनसन आए उनके बाद जॉनसन ने उन्हीं फैक्टर को जीन वर्ड दे दिया। ठीक है, तो होता क्या है, वो चीज़ मैं क्यों बता रही हूँ, अभी जेनेटिक्स की बात क्यों कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बात यह है कि यहाँ की शुरुआत जो इस चैप्टर की शुरुआत होती है उसमें सबसे पहला वर्ड आता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल इज विच सब्सटेंस विच स्टोर द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट विल एक्सप्रेस इन ऑफस्प्रिंग। मतलब जेनेटिक मटेरियल एक ऐसे सब्सटेंसेस है जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड किए हुए हैं, स्टोर किए हुए हैं, लेकिन वो आगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। किस में करेंगे? नई जो ऑफस्प्रिंग बनेगी उनको एक्सप्रेस करेंगे। अब ठीक है, एक अपन ने सर्टेन डेफिनेशन समझ ली, लेकिन क्या इस डेफिनेशन से आप अनुमान लगा पा रहे हो कि मैं किस जेनेटिक मटेरियल की बात कर रही हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट DNA, RNA, न्यूक्लिक एसिड्स, क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिड्स या फिर प्रोटीन्स। ये ही सवाल थे जो उस टाइम पे जब साइंस रिसर्च चल रही थी जेनेटिक मटेरियल के ऊपर, यही सवाल थे जो सब साइंटिस्ट के दिमाग में थे। कोई साइंटिस्ट कूद के बोल रहा है कि प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का मतलब ही होता है सबसे पहले पहुंचने वाला सब्सटेंस, दैट इज द मीन ऑफ फर्स्टली अपीयर्ड सब्सटेंसेस। ओके, कोई बोल रहा है प्रोटीन है, सही बात है प्रोटीन, क्योंकि होता क्या है कि जैसे मैंने बोला कि मेरी आईज का कलर ब्लैक है क्योंकि मेरे मदर और फादर दोनों की आईज का कलर ब्लैक है। ठीक है,
कैसे हुआ? उनके, आपको पता है रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 23 क्रोमोसोम्स मदर से आता है, 23 क्रोमोसोम्स फादर से आता है, फिर जाइगोट बनता है। जाइगोट अगर XY हुआ तो वो मेल बेबी होगा, और जाइगोट अगर XX हुआ दैट विल फॉर्म इन दी फीमेल बेबी। ये आप समझते हो, ठीक है। मेरे अंदर XX आया, मैं फीमेल हूं, लेकिन मेरे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो आई का आया है वो कहां से आया है? वो आया है पिगमेंट से, क्योंकि पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ आई। ओके, तो वो पिगमेंट क्या है? पिगमेंट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन। पिगमेंट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो बात तो सही है कि जेनेटिक मटेरियल इज द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, लेकिन वो प्रोटीन को सीक्रेट करने वाले कोड्स कहां से आए? वो कोड्स है जीन। अब जीन, वेयर आर द जीन लोकेटेड? ऑब्वियसली क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम किससे रिलेटेड होते हैं? डीएनए। ये आज अपन को इसलिए पता है क्योंकि स्टडी बोल चुकी है, रिसर्च बोल चुकी है, ये चीज आइडेंटिफाई कर चुकी है, सर्टेन डेफिनेशंस दे चुकी है, सर्टेन डेटास दिखा चुकी है इसके बारे में। लेकिन जब चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो बैकग्राउंड में जाना बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड से ही पता चलता है एक्चुअल में कि कौन सी चीजें प्रूव की गई और किस मेथड से प्रूव की गई। ओके, तो अब अपना जो चैप्टर की शुरुआत होती है वो ये होती है कि जेनेटिक मटेरियल, मैंने एक चीज बता दी कि जेनेटिक मटेरियल वो सब्सटेंसेस है जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को स्टोर किए हुए हैं और जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल के ऐसे कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसे कौन से फीचर्स होते हैं जो उसमें होने ही चाहिए, जिसकी वजह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सके कि दैट इज द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उसका सबसे पहला फॉर्म होता है, फर्स्ट पॉइंट इज it should be able to generate its replica, to generate its replica. What is the mean by replica? मेरी जैसी की जैसी एक और स्वाति भारद्वाज खड़ी हो जाए, मेरी रेप्लिका, मेरी कॉपी। ठीक है, मेरे बोलने का मतलब ये है कि जेनेटिक मटेरियल अपन उसको बोलेंगे जो अपनी जैसी की जैसी डिट्टो रेप्लिकेंट फॉर्म बना सके, जैसे क्लोन बना सके, अपने आप को एक्सप्रेस करके दूसरा डिट्टो अपने जैसा कॉपी खड़ा कर सके, उसको अपन बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। दूसरा है इसका कि एग्जिस्टेंस इन स्ट्रक्चरल एंड केमिकली फॉर्म। इस पॉइंट का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोल्ड है, इट मीन्स हिमालयाज में है, अपन मनाली शिमला में है तो जेनेटिक मटेरियल के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आइस फॉर्मिंग हो जाती है, कश्मीर में सब जगह आइस फॉर्मेशन हो जाता है, तो वहाँ का डीएनए अलग होना चाहिए। सॉरी, डीएनए नाम नहीं आना चाहिए, अभी डीएनए को अपन बताया नहीं है, दैट इज जेनेटिक मटेरियल, कि वहाँ का जेनेटिक मटेरियल अलग होना चाहिए। हम राजस्थान में हैं, हम खूब गर्मी सहन करते हैं, हमारे यहाँ पे खूब गर्मी पड़ती है, तो हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल पिघला हुआ होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमेशा एक यूनिक होना चाहिए, जो तुम में है वो का वो सिर्फ मुझ में है, सिर्फ और सिर्फ कोड्स में डिफरेंस है। वो कोड्स में डिफरेंस कहाँ से आया? वो पेरेंटल से आया, पेरेंट्स से आया वो कोड में डिफरेंस। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है इसमें कि शुड बी वेरिएशंस। अब बच्चा, मैं अगर वेरिएशंस को आपको पढ़ाने लगी तो मुझे बड़ा गुस्सा आएगा कि मैंने जेनेटिक्स में फिर क्या पढ़ाया आपको। अब आप बताना वेरिएशंस कहाँ से आएंगे? वेरिएशंस के दो ही सोर्सेज है, फर्स्ट वन इज म्यूटेशन, सेकंड वन इज रिकॉम्बिनेशन। अब रिकॉम्बिनेशन कहाँ से आता है? क्रॉसिंग ओवर। फाइन, तो वेरिएशन फ्रॉम म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन।
नेक्स्ट पॉइंट इज शुड बी इन अ कोडेड फॉर्म. एंड लास्ट वन साक्षी बताएगी. एग्जैक्टली मैंने बोला फर्स्ट समझ में आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ बोल रही हूं मैं कि शुड बी इन कोडेड फॉर्म. मैंने एक चीज अभी अभी बताई, जो आप में है जेनेटिक मटेरियल वो ही मेरे अंदर जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन वेरिएशंस कहां से आएंगे? आप अलग हो मुझसे, मैं आपसे अलग हूं, वो कोड्स की वजह से आएंगे. कोड्स कहां से मिलेंगे? अपन को पेरेंट्स से मिलेंगे कोड्स. ठीक है, तो वो कोड्स ही यूनिक होने चाहिए, कोडेड फॉर्म में होने चाहिए कि वो एक दूसरे को कॉपी ना कर सके, कहीं पे वो चीज क्रॉस ना करे. कोडेड हमेशा यूनिक फॉर्म में होते हैं. जो कोडेड मुझ में मौजूद है वो आप में नहीं हो सकते, जो आप में है वो किसी तीसरे में नहीं हो सकता है. ठीक है, और पांचवा कैरेक्टर है जो सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी फॉलो द मेंडेलियन कैरेक्टर्स. मेंडेलियन कैरेक्टर्स, आई डोंट थिंक कि अभी मुझे मेंडेलियन कैरेक्टर्स को ज़्यादा बताना चाहिए. मेंडेलियन कैरेक्टर्स का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि मेंडल बोलता है कि जो पी प्लांट में मैंने कैरेक्टर्स लिए हैं वो कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में मिलेंगे. किसके थ्रू मिलेंगे? एक फैक्टर है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर उसको लेके जा रहा है, लेकिन वो फैक्टर क्या है वो जॉनसन्स ने बताया था कि जीन है. तो वही चीज है कि मेंडेलियन कैरेक्टर्स फॉलो होने चाहिए. मेंडेलियन कैरेक्टर्स इट मींस पेरेंट कैरेक्टर. फाइन, मैं ये चीज अभी इसलिए बता रही हूँ, सबसे बड़ा मोटो मेरा ये है कि अभी जब नेक्स्ट में सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल टॉपिक स्टार्ट करूंगी, उसमें हर तरीके के साइंटिस्ट आएंगे, उन्होंने अपना काम किया. अगर एक साइंटिस्ट का ही काम वैलिड हो जाता तो दूसरे को अपना प्रपोजल रखने की जरूरत नहीं पड़ती. कहीं ना कहीं उससे थोड़ी ना थोड़ी मिस्टेक हुई है, तभी अपोजिशन को मौका मिला कि वो उसको दबा के अपना मॉड्यूल पेश कर सके. लेकिन वो अपना मॉड्यूल पेश करने के लिए पहले जरूरी है कि वो उसको गलत साबित करे जिसने पहला मॉडल दिया है. वो गलत साबित करने के 5 क्राइटेरिया यही है, इसलिए मैंने पहले आपको नोटिस करवा दिया ये 5. ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग है अपनी सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल. सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल. सी, मैं अब बैक टू बैक साइंटिस्ट के नाम लेने वाली हूँ, जो साइंटिस्ट ने काम किया है और जिस साइंटिस्ट के काम करने से एक जेनेटिक मटेरियल के सर्चिंग में माइलस्टोन का काम किया है, बस उन्हीं का जिक्र होने वाला है. सबसे बड़ी बात जो एनसीईआरटी में गिवन है बस वही यहाँ पे जिक्र होने वाले हैं, क्योंकि मॉड्यूल में 1-2 पेजेस एक्स्ट्रा है. साइंटिस्ट ने ये किया वो बस ये जानने के लिए है कि ये किस तरह से परफॉर्मा तैयार हुआ. एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, एग्जाम में वो पूछने वाला है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, तो मैं उसी को लिखने वाली हूँ. फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था जो 1928 में किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ग्रिफिथ, एक साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिथ. उनका जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं अपन ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल. ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल गिवन बाय ग्रिफिथ इन 1928. ठीक है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि बैक्टीरियाज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन के थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है 3 मेथड के थ्रू, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड लास्ट वन इज कॉन्जुगेशन. फाइन, होता यह है कि कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि दो बैक्टीरियाज है, पास में आए, उनमें से एक मेल हुआ दूसरा फीमेल हुआ, मेल फीमेल नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, दोनों के जेनेटिक मटेरियल में अगर डिफरेंस है तो वो वैसे भी मेल और फीमेल का ही काम करेंगे. दोनों ने एक ट्यूब निकाली, एक दूसरे के पास में आके ट्यूब से फ्यूज हुए, फ्यूज होके उन्होंने एक दूसरे को ट्रांसफर कर दिया अपना जेनेटिक मटेरियल. दैट इज द टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन मेथड. फाइन,
दूसरा मेथड मैंने बताया ट्रांसफॉर्मेशन, जो यहां यूज होने वाला है। क्या मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन, एक बैक्टीरिया दूसरा बैक्टीरिया दोनों अलग अलग कल्चर मीडिया में, फिर उस बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया को किसी ट्यूब से कनेक्ट कर दे, या फिर किसी बाहरी तीसरे बैक्टीरिया को उसके साथ मिला दे। ये दोनों मेथड होता है जिसमें वो एक दूसरे के जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर देती है। और वैसे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ही तो होता है एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको बोलूंगी मैं, ट्रांसडक्शन, जो कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। व्हाट इज द मीन बाय ट्रांसडक्शन? ट्रांसडक्शन का मतलब होता है किसी फॉरेनर वायरस का, किसी बाहरी वायरस का बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके बैक्टीरिया में अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर देना। दैट इज द मीन बाय ट्रांसडक्शन। अब ये मैंने सबसे बड़ी बात समझ लेना कि कॉन्जुगेशन में दो बैक्टीरिया का रोल है, ट्रांसफॉर्मेशन में भी दो बैक्टीरिया का रोल है, लेकिन ट्रांसडक्शन में एक बैक्टीरिया और दूसरा वायरस का रोल है। मैं ये चीज़ दोबारा जब पढ़ाऊंगी आपको हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट उसमें पूछने वाली हूँ मैं आपको। डोंट डिसअपॉइंट मी, ओके। तो बात यहाँ पे स्टार्ट होती है ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल में हुआ ये था कि इनका जो एक्सपेरिमेंट मॉडल था, experiment model that was performed by Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae ये एक तरह से बैक्टीरिया है, और इसकी जो होस्ट सेल थी, जो होस्ट का काम किया था इस एक्सपेरिमेंट में, वो कौन सी थी? वो थी माइस। ठीक है, माइस हमेशा आपको पता है कि पहले जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो हमेशा खरगोश, चूहा, बिल्ली, इन पे परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि इनका कोई पूछने वाला नहीं है ना कि हमारे बच्चे को क्यों मार दिया, वरना अपन पे थोड़ी कर सकते हैं पहला एक्सपेरिमेंट। इनके अगर 20 जनरेशन भी मार देंगे तो कोई पता नहीं करने वाला है कि हमारा चूहा कहाँ गया। ठीक है, तो बहुत इजी होता है इन पे काम करना। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं कि इनका एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था। आपको पता होना चाहिए कि अभी जो ये कोरोना डिजीज फैल रही है, आपने कभी सोचा है कि यार स्टार्टिंग में अपन देखते थे कि चाइना में हर दिन अपने पास रिपोर्ट आती थी, चाइना में आज 1000, 1500, 2000 की मौत हो गई। फिर अपने यहाँ आया तो अपन भी ऐसे डरने लग गए कि यार अपने भी इतनी होगी, बट अपनी रिकवरी रेट ज़्यादा हो गई थी। तो ऐसा क्या था कि वहाँ पे वो चीज़ 2 दिन में भी रिकवर भी नहीं हो पा रहा है, और इवन वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ अपन से बहुत अच्छी है। यूएस की ले लो, चाइना की ले लो, या फिर कहीं की भी ले लो, वहाँ की फैसिलिटीज़ अपन से ज़्यादा अच्छी है, उसके बावजूद अपनी रिकवरी रेट ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू हिम। हुआ ये कि जो चाइना से यहाँ कोरोना वायरस आया है उसका स्ट्रेन अलग आया है। स्ट्रेन मतलब समझ रहे हो? स्ट्रेन इन द मीन बाय सब स्पीशीज। किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया, इनकी अलग अलग तरीके की सब स्पीशीज होती है जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रेन। तो जो चाइना से कोरोना का वायरस आया अपने इंडिया में किसी के भी थ्रू, उसकी स्पीशीज, उसका सबस्ट्रेन जो था वो अलग था, वो थोड़ा सा माइल्ड था। क्या माइल्ड था? कि पैथोजेनिक तो वो भी था, लेकिन जो चाइना में फैल रहा था कोरोना, उसका जो वायरस था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने मुझे आज इन्फेक्ट किया, और आज की आज पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर दिए, और आज की आज मेरे लंग्स को पूरा चीरफाड़ कर दिया उसने। और जो यहाँ जो पहुँचा स्ट्रेन, उसने क्या किया? उसने आज मुझे इन्फेक्ट किया, आफ्टर 2-3 डेज मुझे वीक किया, उसने मुझे ससेप्टिबल किया वीकनेस के लिए। उसके बाद उसने सिम्टम्स दिखाने शुरू किए, उसके बाद उसने मेरे लंग्स में इफेक्ट करना स्टार्ट किया, एल्वियोलाई में जाके छेद करना स्टार्ट किया। ठीक है,
कम से कम भी अगर मेरे को 2 दिन 3 दिन में पता चल गया कि मैं इन्फेक्टेड हूँ तो एटलीस्ट मैं अपना ट्रीटमेंट के लिए एडमिट तो कर सकती हूँ अपने आप को। 15 डेज 20 डेज में एक अच्छा ट्रीटमेंट ले सकती हूँ, ठीक है। लेकिन चाइना वाले ने इतना रिकवरी टाइम ही नहीं दिया, आज पता चला रात शाम को मौत, ऐसा वाला सीन हो गया था वहाँ पे। तो मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब ये है, मैं अभी क्यों बोल रही हूँ ये चीज़ें, बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई लिया था ना उन्होंने 2 स्पीशीज ली, 2 स्पीशीज ली। पहली स्पीशीज ली उन्होंने, और स्पीशीज बैक्टीरिया के केस में हमेशा स्पीशीज को बोलते हैं स्ट्रेन। पहला लिया आर स्ट्रेन, और दूसरा लिया एस स्ट्रेन, और आर का भी सेकंड फॉर्म लिया, एस का लिया थर्ड। अब ये सेकंड थर्ड क्या होता है, जैसे जैसे सब स्पीसीज में थोड़े थोड़े वेरिएशंस होते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस पे या किसी भी तरीके से, तो उनको 1 2 3 4 नेमिंग कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो आर था वो आर था आर सेकंड, और जो एस था वो एस थर्ड, ये था। अब ये आर और एस में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस इनके स्ट्रक्चर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आर मतलब रफ, एस मतलब स्मूथ। होता यह है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया है वो इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी ऐसी होती है, ठीक है। जो स्मूथ स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन है, उसके बाहर ये अपने आप में एक म्यूकस जिलेटिनस लेयर सीक्रेट कर लेता है। ये एक पॉलीसेकेराइड कैप्सूल बोलते हैं इसको। तो इस सीक्रेशन की वजह से क्या होगा, इस सीक्रेशन की वजह से ये होगा कि अगर ये अगर ये बैक्टीरिया किसी को इन्फेक्ट करता है, अब आपको पता है अपन को मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया होता है मच्छर ने मेरे को यहाँ बैठा काटा, अपने सलाइवा अपने लार्वी उसने छोड़ी अंदर, फिर आगे जाके उसने काम किया और मेरे को मलेरिया हो गया। तो वही बात होती है कि अगर ये बैक्टीरिया किसी को इन्फेक्ट करेगा तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें डालेगा, इन्फेक्ट करेगा। तो जेनेटिक मटेरियल उसने अगर अंदर डाला तो ये जो चीज़ है, ये जो सलाइवरी जो मैं बता रही हूँ स्ट्रक्चर के बाहर जो एक तरह से पॉलीसेकेराइड कैप्सूल बना हुआ है, ये उसकी बॉडी में डालेगा। होता यह है कि अगर कोई फॉरेनर चीज़ अपनी बॉडी में आती है तो अपने अंदर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये 2 सेल्स होती है जो इम्यून सिस्टम में होती है, ब्लड के अंदर होती है, WBCs में होती है। मैम पढ़ाएंगे आपको पता चलेगा उसमें ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में। तो वो झट से आया, उसने साइन दिया कि एक्टिव हो जाओ, न्यूट्रोफिल्स इयोसिनोफिल्स सब कुछ एक्टिव हो जाओ, क्योंकि किसी फॉरेनर ने अपने पर अटैक किया है, उसको मिलके मारना है, ठीक है। यही चीज होती है माइस के अंदर होती है। तो अगर देखो, एक तो ये वाला चीज है जो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल से है बना हुआ, लिख देती हूं मैं, कवर्ड बाय पॉलीसेकेराइड है कि पॉलीपेप्टाइड है, फाइन। पूछने का रीजन था, बताती हूं अभी। पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, और यहां पे जो आएगा उसकी स्ट्रक्चर यूं ही रहेगी। ये रफ है तो ये थोड़ा सा रफ रहेगा। अब एक बात बताना बच्चा, अगर ये माइस के अंदर दोनों स्ट्रेन को अलग अलग माइस के अंदर किसी में आर किसी में एस स्ट्रेन को अपन ने इंजेक्ट करवाया, बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करवाया, तो पहचानने में इजी कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है? पहचानने में इजी ये है क्योंकि इसकी सरफेस रफ है। रफ सरफेस का है तो ये ऑब्वियसली अलग से ही पहचान में आएगा, और ये उनकी ही सेल्स में घुल मिल जाएगा, ये पहचान में आ जाएगा। चूहे के अंदर एंटीबॉडीज बनेगी, एंटीबॉडीज बन के फटाक से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा अटैक करके। ये पहचान में नहीं आएगा, ये चूहे की बॉडी को एज ए होस्ट सेल काम करेगा। आपको पता होना चाहिए ये अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई करेगा अपने आप को, अंदर ही अंदर ये डिवीजन करता रहेगा, और जब तक पहचानने की नौबत आएगी तब तक इसकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि ये उसको
न्यूमोनिया डिजीज कर देगा। आई बात समझ में? चलो तो वहां लिखते हैं अपन पहला केस क्या होगा। पहले केस में अगर अपन लाइव आर को इंजेक्ट करवाते हैं, बताना, लाइव आर को अपन इंजेक्ट कराते हैं माइस के अंदर, तो माइस जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? ऑब्वियसली जिंदा रहेगा माइस। क्यों जिंदा रहेगा? क्योंकि जैसे ही अपन ने लाइव आर को, जिंदा आर स्ट्रेन को अगर माइस में इंजेक्ट करवाया तो ये रफ सरफेस वाला है, इसको एंटीबॉडीज मार देगी, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइस पे। दूसरा है लाइव एस डालें तो माइस विल बी डेड। समझ में आ रहा है? तीसरा ऑप्शन ये लेते हैं कि अपन हीट किल्ड एस डालते हैं। हीट किल्ड एस मतलब इस एस स्ट्रेन को अपन ने इतनी हीट प्रोवाइड की कि इसका अंदर का जेनेटिक मटेरियल अपन ने मार दिया। इसका एक्सपेरिमेंट यही बोलता है। तो बताओ आप कि ये माइस को जिंदा रखेगा कि माइस को मार देगा? रखेगा। चलो नेक्स्ट परफॉर्मेंस वाज, जो सबसे ज्यादा डिटरमाइनिंग स्टेप है इसका, कि हम डालते हैं लाइव आर प्लस हीट किल्ड एस। सी लाइव आर पहले इंजेक्ट करने से हमें माइस लाइव मिल रहा था, हीट किल्ड एस डालने से हमें माइस लाइव मिल रहा था। दोनों के कॉन्जुगेशन क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस से मेथड तो बोलता है कि अपन को माइस लाइव मिलना चाहिए, लेकिन होता यह है कि इन महाशय जी को ये मिल जाता है डेड। तो ये सबसे ज्यादा डिटरमाइनिंग स्टेप होता है कि ऊपर वाले 3 स्टेप हमें बहुत बखूबी समझ में आ रहे हैं, लेकिन ये जो लास्ट वाला है ये थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है कि हमने लाइव आर डाला, हीट किल्ड एस डाला, तो हुआ क्या? यहाँ पे डेड नहीं, यहाँ पे लाइव मिलना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये डेड क्यों मिला? तो ग्रिफिथ ये बोलते हैं कि ऐसी कोई सब्सटेंसेस होते हैं इसके अंदर कि वो हीट किल्ड से भी नहीं मरते हैं। वो हीट किल्ड मिलने के बाद, हीट किल्ड से इसका क्या होता है, उसको एक होस्ट सेल चाहिए जो वो उसमें अगर ट्रांसफॉर्म हो गए तो वो आर और एस में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? आर की सरफेस रफ होती है, एस की सरफेस स्मूथ होती है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। लेकिन जो सरफेस स्मूथ करने वाला अंदर एक मटेरियल है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैथोजेनिक कॉजेज, जो पैथोजन क्रिएट कर रहा है, वो अगर इसमें ट्रांसफर हो गया तो ये भी आर को एस बना देगा। वो क्या कर रहा था? वो एस में बाहर स्मूथ लेयर बना रहा था, वो आर के बाहर भी बना देगा, तो वो बस फिर ये भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा इसमें डिजीज करने के लिए, ठीक है। तो उनका मतलब ये था, ग्रिफिथ का बोलने का पूरा सार ये था कि यहाँ पे एक ऐसी चीज बनती है, ऐसा एक मटेरियल बनता है जो एस टू आर ट्रांसफर होता है। उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आर भी पैथोजन हो जाता है और वो चूहे को मार देता है। इन्होंने किसी डीएनए, किसी आरएनए का नाम नहीं लिया, इन्होंने एक जेनेटिक मटेरियल बताया और बस इन्होंने सबसे बड़ी बात ये रखी। क्या रखी? कोई बता सकते हैं कि इन्होंने सबसे बड़ी जो मैंने 5 चीजें बताई थी, जो मैंने जेनेटिक मटेरियल के 5 कैरेक्टर्स बताए थे, उनमें से एक कैरेक्टर को इन्होंने बखूबी निभा दिया कि किसी भी जेनेटिक मटेरियल में
केमिकली और स्ट्रक्चरली चेंज नहीं आता है, वो एग्जिस्टेंस उनका शुरू से अंत तक एक जैसा होता है। यहां पे हीट किल्ड करने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा, समझ रहे हो? बस इन्होंने एक चीज को बखूबी परफॉर्म करके दिखा दिया कि जेनेटिक मटेरियल पे किसी भी हीट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइन, चलो फिर इसी एक्सपेरिमेंट को आगे जिसने बढ़ाया है वो पढ़ते हैं अपन। इसी एक्सपेरिमेंट को आगे जिसने बढ़ाया उनके 3 साइंटिस्ट के नेम है एवेरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी। ये 3 ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में ये बता दिया कि जो ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया है वो सही परफॉर्म किया है। और वही बात मेंडल वाली बात, मेंडल के भी एक्सपेरिमेंट करने के कितने ही सालों बाद, 14 इयर्स बाद आई थिंक पता चलता है कि मेंडल एक्चुअल में जो फादर ऑफ मेंडलिज्म है, तो वो तो फादर ऑफ इनहेरिटेंस तो मेंडल ही है, क्योंकि उन्होंने अपने ज़माने में ही सब चीज़ें बता दी थी, बस कोई समझ नहीं पाया था। तो यही चीज़ इन तीनों साइंटिस्ट ने बोला कि एक्चुअल में ग्रिफिथ ही बता चुके हैं 16 साल पहले कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, लेकिन उन्होंने नाम नहीं दिए डीएनए। तो इन्होंने ग्रिफिथ के ही मॉडल को आगे बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? जो माउस यहाँ पे मर गया था, जो डेड माउस है, डेड माउस में से इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया। क्या क्या एक्सट्रैक्ट किया? अब ये आफ्टर 16 इयर्स बाद में ये चीज़ें परफॉर्म की गई, तो उस टाइम तक समझ में आने लगी थी कि जेनेटिक मटेरियल एज ए प्रोटीन भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। क्योंकि देखो डीएनए सब में मौजूद होता है, आरएनए वायरसेस में होता है, प्रोटीन सब में मौजूद होता है, लेकिन प्रोटीन कई बार प्रोटीन के कंपाउंड्स में डिफरेंस होता है, किसी में मिथियोनिन सिस्टीन है, किसी में क्या है, किसी में क्या है। तो एक सर्टेन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिल पा रहा था जिसकी वजह से अपन आइडेंटिफाई कर पाए इन तीनों में कि है कौन जेनेटिक मटेरियल। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उसी चीज़ को एक तरह से डेफिनेशन देने के लिए कि कौन है एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल, तो इन्होंने उस डेड माउस में से एक्सट्रैक्ट किया प्रोटीन को, आरएनए को और डीएनए को। इजी हो गया था तब तक तो साइंस ने बहुत डेवलपमेंट कर लिया था। ठीक है, तो बात यह है कि इन्होंने लिए 3 टेस्ट ट्यूब्स। तीन टेस्ट ट्यूब्स लिए इन्होंने। इस टेस्ट ट्यूब्स के अंदर आर स्ट्रेन को ग्रो करवाया। वही ग्रिफिथ वाला मॉडल ही परफॉर्म है यहाँ पे ना, तो नई चीज नहीं है। आर स्ट्रेन्स थी ना, उनको ग्रो करवाया। अब आपको पता है किसी भी लेबोरेटरीज में, किसी भी टेस्ट ट्यूब्स में, किसी भी ग्रो करवाने के लिए कल्चर मीडिया देना पड़ता है अपन को। कल्चर मीडिया में मिनिमम वो सारे कंपाउंड्स, वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो किसी भी स्ट्रेन के ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। तो उन्होंने तीनों में सेम कल्चर मीडिया डाला। ठीक है, तीनों में सेम कल्चर मीडिया है। अब उन्होंने तीनों में सेम कल्चर मीडिया डालने के बाद में जो एक्सट्रैक्टेड तीनों चीजें हैं वो 1 बाय 1 करके डाली। पहले में इन्होंने डाली प्रोटीन। अब मैं यहाँ पे एस लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम होगी आपको? क्योंकि ये डेड माइस एस वाले से निकाला है अपन ने, एस से निकाला है ना, तो ये प्रोटीन एस लिख दिया मैंने। फिर इसको अब मैंने लिख दिया आरएनए एस, और नेक्स्ट वाले को मैंने लिख दिया डीएनए एस। एस मतलब ये एस स्ट्रेन से एक्सट्रैक्ट किया गया मटेरियल है। फाइन, होता यह है कि उनका जो परफॉर्मेंस था, उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे किसी तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा इसका मतलब क्या? ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी भी बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया के अंदर खुद का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देना। ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो ग्रिफिथ वाले में हो रहा था। कैसे हो रहा था?
एस अपना जेनेटिक मटेरियल आर को दे रहा था, आर को फिर वो पैथोजन कर रहा था, पैथोजन करने की वजह से उसको फिर वो डेड कर रहा था। ठीक है, यहां पे क्या होता है, यहां सबसे पहले लिख देती हूं मैं कि नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये कि प्रोटीन डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे अंदर, मैं आर स्ट्रेन हूं और मैं ग्रो करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे आरएनए डाला, एस स्ट्रेन से एक्सट्रैक्ट किया हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहां पे भी लिख दो नो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में वो डीएनए पे आए, डीएनए में आए, एस स्ट्रेन से एक्सट्रैक्टेड डीएनए डाला, डीएनए डालते ही उन्होंने विद इन फ्यू सेकेंड्स उन्होंने देखा कि ये जो आर स्ट्रेन है दैट विल ट्रांसफॉर्म इनटू एस। कुछ ऐसा नहीं कि सारे, ऐसा नहीं कि सारे, ये तो मैंने 2 बनाए हैं, यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो उनमें से बहुत सारों में से कई आर भी रहेंगे और कई एस बन जाएंगे। अब ये एस बनने का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस आर इंटू एस? एग्जैक्टली जो ग्रिफिथ का मॉडल था, ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल दूसरे में ट्रांसफर हो जाना, एस स्ट्रेन से निकाला हुआ जेनेटिक मटेरियल आर में ट्रांसफ्यूज हो जाना, फिर उसको वो चेंज कर देना एस में। तो इस मॉडल से अपन को पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि यहाँ पे डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल है। अब इस चीज को क्रॉस चेक करने के लिए, क्योंकि 3 साइंटिस्ट थे, तीनों का अलग अलग दिमाग था, उनको पता था कि हमने ये अगर परफॉर्मेंस पब्लिश कर दिया तो बहुत सारे ऐसे ऑपोजिशन पार्टी है जो इसको बोलेगी कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, तो उन्होंने क्रॉस चेक किया। क्रॉस चेक कैसे किया? इन्होंने क्रॉस चेक लिया, वापस से 3 टेस्ट ट्यूब्स ली, 1, 2 एंड 3, 3 टेस्ट ट्यूब्स ली, तीनों में कल्चर मीडिया डाला, तीनों में प्रोटीन्स, आरएनएज एंड डीएनए तीनों डाले, लेकिन यहां पे ये भी डाला, लेकिन एक्स्ट्रा चीज क्या डाली? एक्स्ट्रा चीज डाली इन्होंने प्रोटीनेज, आरएनएज एंड डीएनएज। Proteinase enzyme, that enzyme which is responsible for the digestion of protein, enzyme which is responsible for the digestion of RNA, digestion of DNA. Fine. तो हुआ ये कि जो पहली परफॉर्मेंस थी प्रोटीनेज डालने से, तो प्रोटीन डालने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो प्रोटीनेज क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, यहां पे भी कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि आरएनए पहले भी कोई खास फर्क नहीं दिखा रहा था इसमें, तो अगर वो गल भी जाता है, डाइजेस्ट भी हो जाता है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ आर चेंज हो रहा था एस में। जैसे ही हमने डीएनए के साथ डीएनएस डाला, डीएनएस पहले ही उसको डाइजेस्ट कर देगा, जैसे ही डाइजेशन हो गया तो यहाँ पे आर स्ट्रेन, आर की आर ही रहेगी, एस में चेंज नहीं होगी। नो ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑल ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स। फाइन, तो यहां पे अपन को क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर हो गया कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही है। फाइन, शुड आई रैप दिस? सबसे बड़ी बात याद रखना जो है, ईयर अगर एनसीईआरटी में मेंशन है ईयर वो कि, और दूसरी बात कौन से साइंटिस्ट थे। ग्रिफिथ का फिर भी कम पूछा जाता है, इन तीनों का पूछा जाता है, इन तीनों में मैककार्टी का दिया जाता है सबसे पहला, मैककार्टी को अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगर एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है ईयर तो कोई जरूरत नहीं है ये याद करने की, केवल 1928 ग्रिफिथ के लिए दिया हुआ है, तो बस ग्रिफिथ के लिए याद रखना है। नेक्स्ट जो एक एक्सपेरिमेंट में अभी करवाने वाली हूं वो ये एक तरह से जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, इस एक लाइन पे उन्होंने माइलस्टोन डाला है। माइलस्टोन समझते हो? माइलस्टोन क्या होता है?
कि एक तरह से नींव पेश करना, एक ईंट रखना किसी घर की कि हाँ ये हटने वाला नहीं है ये चीज़, वो ही है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इस पे सबसे बड़ा परफॉर्मेंस जो था वो था हर्शे चेस का। हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट, साथ के साथ लिख लेना, इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट होता क्या है? हाँ, होता यह है कि ट्रांसडक्शन मेथड में मैंने एक चीज़ बताई थी अभी, ट्रांसडक्शन होता क्या है कि उसमें एक बैक्टीरिया काम करता है, दूसरा वायरस काम करता है। वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, वायरस बैक्टीरिया में अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर देता है। बेसिकली ट्रांसडक्शन का मतलब ये होता है। लेकिन जो इनका हर्शे चेस का जो मॉडल था उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उसमें हुआ था ये एक्सपेरिमेंटल मॉडल। एक्सपेरिमेंटल मॉडल जो था वो परफॉर्म किया गया था बैक्टीरियोफेज पे। आपको पता है मैं ऐसे हेडिंग में क्यों बताती हूँ? हेडिंग में इसलिए बताती हूँ कि आपको याद रहे एग्जामिनेशन हॉल में कि मैम ने एक हेडिंग ये करवा दी थी, फिर वो करवा दी थी, फिर वो करवा दी थी, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बहुत घोच-पोच हो जाता है, वहाँ पूरी थ्योरीज नहीं याद रहती है। एटलीस्ट आपको मॉडल और होस्ट सेल तो याद रहना चाहिए। अब जैसे मैं बोल दूँ कि जब आप क्लास में मुझसे मिलोगे, अगर ग्रिफिथ वाला मॉडल पूछूँ मैं कि खड़ा होना, ग्रिफिथ का मॉडल क्या था, तो आपको ये नहीं कि थ्योरी याद करो, आपको ये याद होना चाहिए मैम ने शायद वो चूहे पे परफॉर्मेंस बताई थी, फिर मैम ने चूहे में न्यूमोनिया करवाया था। एग्जैक्टली वो चीज़ कहाँ से आई? क्योंकि मैंने लिखाया था एक्सपेरिमेंटल मॉडल और होस्ट सेल। फाइन, बस यही टेक्नोलॉजी होती है, यही टेक्निक होती है कि हम अपन रिमेंबर कैसे रखें चीज़ें को, याद कैसे करें, मेमोराइज कैसे करें की पॉइंट से। इसलिए मैं अलग से अपने नोट्स प्रिपेयर करती हूँ आप लोगों को ये चीज़ लिखाने के लिए, वरना मैं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में से पढ़ के भी बोल सकती हूँ आपको। फाइन, एक्सपेरिमेंटल मॉडल था बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की भी स्पीशीज थी T2, और इसमें होस्ट सेल क्या थी? इसमें जो होस्ट सेल थी वो एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था ई कोलाई। आपने देखा होगा कि बॉटनी में सबसे ज्यादा ई कोलाई पे काम किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये तादाद में मिलता है, कोई इसकी परफॉर्मेंस लेने वाला नहीं है कि हमारा बच्चा कहाँ गया, ठीक है। यस, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब बात अपनी स्टार्ट होती है कि परफॉर्मेंस क्या बोलती है, ये परफॉर्म कैसे किया गया? ये परफॉर्म किया गया दो तरह के कल्चर मीडिया बना के। मैं इसको रब करूंगी तब ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि एक पूरा परफॉर्मेंस तैयार हो जाएगा। दो कल्चर मीडिया लिए गए। पहला लिया गया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32, P32। दूसरा रेडियो एक्टिव S35। चलो, होता यह है कि ये फॉस्फोरस और सल्फर का क्या मतलब है, क्या जरूरी है फॉस्फोरस और सल्फर? देखो, अब तक जो एक्सपेरिमेंट हुए ग्रिफिथ और वो मैकार्टी वाला, तो ग्रिफिथ ने बोल दिया जेनेटिक मटेरियल है, मैकार्टी ने बोल दिया कि आरएनए नहीं है वो डीएनए है। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट वो उस टाइम पे ऑब्जेक्शन ये किया उन्होंने कि हमें लगता है कि डीएनए नहीं है वो प्रोटीन है, ठीक है। तो हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट एक तरह से ट्रांसपेरेंसी ला देता है, ना आरएनए है ना प्रोटीन है, सिर्फ डीएनए है।
तो बेसिकली ये डिफ्रेंशिएट करता है कि प्रोटीन ना होके डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि हर्शे और चेस का जो मॉडल है, एक्सपेरिमेंट है, वो किन दो के बीच में क्लियरिटी लाता है, वेदर डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, वेदर प्रोटीन इज जेनेटिक मटेरियल, बोथ, तो वो बोथ वाला आंसर सही होगा क्योंकि डिफ्रेंशिएट वो प्रोटीन और डीएनए में कर रहा है, इसलिए यहां पे लिया गया है। अब आपको बेसिकली मैंने पढ़ाया नहीं है, बट मैं इतना जानती हूँ कि 11th में आ जाती है ये चीज़ कि डीएनए और प्रोटीन दोनों किससे बने हुए होते हैं, डीएनए में क्या होता है और प्रोटीन में क्या होता है। तो मैं ऊपर लिख दे रही हूँ डीएनए फॉस्फोरस सल्फर एंड प्रोटीन फॉस्फोरस सल्फर। किसमें फॉस्फोरस किसमें सल्फर, फटाफट बताओ। सही, चलो। होता यह है कि इस एक्सपेरिमेंट में और ये सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन का नाम बता सकते हो? जो मैंने प्रोटीन बोला है कि सल्फर होता है, तो सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन की भी तो होती होगी ना, नाम होता होगा। मिथियोनिन और सिस्टीन, ये दो ऐसी प्रोटीन्स है जो सल्फर कंटेनिंग होती है, और यही सल्फर अपने डीएनए में नहीं मिलता है। फाइन, होता यह है कि सबसे पहले करा क्या जाता है, सबसे पहले ये होता है कि ये जो अपन ने पढ़ा होगा अभी सीबीआई केस, सुशांत मर्डर केस, सीबीआई जांच चल रही है, तो सीबीआई जो नाम है उसको सीबीआई ना करके अपने इस मॉडल के लिए आईबीसी कर दो। IBC, आई का मतलब इन्फेक्शन, इन्फेक्ट करना, बी का मतलब ब्लेंडिंग, सी का मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो फर्स्ट जो होता है वो है आईबीसी। आपने अपनी बुक में बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर देखी होगी, बैक्टीरियोफेज का मतलब बता सकते हो? एग्जैक्टली, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फेज मतलब खा जाना, बैक्टीरिया को खा जाने वाला वायरस, ये वायरस है। और वैसे भी थोड़ा सा दिमाग लगाते तो ट्रांसडक्शन से समझ में आ जाता कि यहाँ पे वायरस और बैक्टीरिया दो की बात की जाएगी, मेथड ही वही अपना। ठीक है, तो यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दे, और वो इन्फेक्ट कैसे करेगा, उसके पास लास्ट काम क्या है कि अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर देगा, और तो कोई ऐसा तो है नहीं कि हाथी घोड़ा लेके जा रहा है वो इन्फेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो मैं बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बना, बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर बना दे रही हूँ। हेड है, टेल है। ठीक है, ये पार्ट जो होता है ये बना होता है प्रोटीन से। फाइन, और अंदर जो है इसका जेनेटिक मटेरियल वो है अपने इसका डीएनए। बस बैक्टीरियोफेज के पास ये दो ही चीजें होती है एज ए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, प्रोटीन और डीएनए। फाइन, और लिया भी इसीलिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वायरस एक ऐसा लिविंग सब्सटेंस होता है, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है कि वो खुद में रेप्लिकेशन नहीं हो सकता है, वो खुद में डिविजन्स नहीं कर सकता, उसको हमेशा अपने आप को सर्वाइवल के लिए होस्ट सेल चाहिए, चाहे वो होस्ट सेल ह्यूमन बीइंग की हो, चाहे वो किसी एनिमल की हो, चाहे वो बैक्टीरियाज की हो, किसी भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए उसको अपने सर्वाइवल के लिए। ये चीज़ यहाँ याद करने वाली चीज़ है। फाइन, होता यह है कि इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरियोफेज को उन्होंने दो तरह के होस्ट सेल में इंजेक्ट करवाया। अब मैं बात होस्ट सेल यहाँ पे इकोलाई की नहीं कर रही हूँ, इकोलाई अभी नेक्स्ट वाले मेथड में आएगा। एक नॉर्मल बैक्टीरिया में करवाया, जो कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है। फाइन, ये उन्होंने करवाया इसका कल्चर। बस इस नॉर्मल बैक्टीरिया का इन्होंने पहले जेनेटिक मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर लिया। फाइन, ये जेनेटिक मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर दिया तो इन्होंने इसको इससे बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट करवाया। ये बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट करवाया। बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करेगा
तो ये कल्चर मीडिया है, मैंने बताया था ये दो तरह के कल्चर मीडिया लिए गए हैं, एक में सल्फर कंटेनिंग है, दूसरा फॉस्फोरस कंटेनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फॉस्फोरस वाला लूं और यहाँ पे अगर मैं सल्फर 35 लूं, ठीक है, तो यहाँ का जेनेटिक मटेरियल, अब वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है बैक्टीरियोफेज का, और वो जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन भी हो सकता है, क्योंकि उसके पास दो ही चीजें हैं। तो ये पूरा का पूरा डीएनए और प्रोटीन दोनों इसमें ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। जैसे ही इसने अपना ट्रांसफर कर दिया दो जेनेटिक मटेरियल, अब डीएनए क्या करेगा, डीएनए फॉस्फोरस कंटेनिंग होता है, डीएनए को फॉस्फोरस कंटेनिंग मीडिया मिल गया, तो डीएनए उस फॉस्फोरस के साथ फ्यूज करके, डीएनए को चाहिए क्या, फॉस्फोरस चाहिए, सल्फर चाहिए नहीं डीएनए, तो वो रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है, चमकना, रेडियो एक्टिविटी चमकना, ठीक है। तो वो उसका जेनेटिक मटेरियल एक तरह से चमकने लग जाएगा। मेरे को दूसरा चौक चाहिए समझ आने के लिए, चलो हाँ, यहां का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो चमकने लग जाएगा। चमकने इसलिए लग जाएगा क्योंकि डीएनए फॉस्फोरस कंटेनिंग होता है, यहाँ पे उसको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिल गया, वो उसके साथ में फ्यूज हो गया, मिल गया उसके साथ में, तो वो उसने अपने आप को तो चमका ही रहा था, उसके साथ में मिलके उसको भी चमकाने लग गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आया तो यहाँ पे प्रोटीन भी है, लेकिन प्रोटीन यहाँ पे नीचे अपने सल्फर नहीं दिया, अगर सल्फर देते तो वो भी चमकता, लेकिन अपन को तो डिफरेंशिएशन करना है, तो अपन दोनों साथ में कैसे देंगे। नेक्स्ट वाले में अपन ने सल्फर दिया, नेक्स्ट वाले में सल्फर दिया, तो यहाँ का डीएनए ना चमके, कौन चमकेगा, प्रोटीन, प्रोटीन चमका दिया अपन ने। भाई आई बात समझ में, ये मेथड समझ में आ गया। अब इसके नेक्स्ट वाली प्रोसेस है जिसको मैंने आईबीसी बोला है, मैं इधर लिखूंगी उसको, आईबीसी। अब अपना मेन जो अपना हर्षे चेस का एक्सपेरिमेंट है, वो मेन की शुरुआत अब होती है, वो तो एक तरह से भूमिका थी। अब अपना आता है आईबीसी, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब इकोलाई होस्ट सेल है, चलो ये इकोलाई होस्ट सेल है, ये होस्ट सेल का खुद का जेनेटिक मटेरियल है, होता है, सबको पता है। चलो यहां पे बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्ट करवाओ। अब ये बैक्टीरियोफेज कौन सा है, ये बैक्टीरियोफेज ये वाला है। यहाँ पे होस्ट सेल दोनों एक चीज नहीं बोल सकती हूं मैं। अगर मैं बोलूं ये होस्ट सेल बैक्टीरियोफेज इकोलाई है, लिख देती हूं इकोलाई, ये वाली में लिख दूं इकोलाई है, फिर मैं बोलूं कि वापस दूसरी होस्ट सेल जो यहाँ पे यूज हुई है वो होस्ट सेल को इंजेक्ट करवाया, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन किसके अंदर कब आ रहा है, वो भी होस्ट है, वो भी होस्ट है। तो मैं उस चीज को जो यहाँ पे बन गई है ना ये वाली, इसको एज ए बैक्टीरियोफेज ही कंसिडर कर रही हूँ, क्योंकि वो बैक्टीरियोफेज ही है, क्योंकि अपन ने जो होस्ट सेल ली थी यहाँ पे, उसका अपन ने जेनेटिक मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर दिया था, और जेनेटिक मटेरियल केवल यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का ही है, तो ये एक तरह से बैक्टीरियोफेज ही हुआ, समझ रहे हो। तो मैं इसको बैक्टीरियोफेज ही कंसिडर कर रही हूँ, मैं इसको बैक्टीरियोफेज ही कंसिडर कर रही हूँ। बस ये हुआ कि यहाँ पे चमकने वाला बैक्टीरियोफेज हो गया, जो होस्ट सेल के अंदर है लेकिन मटेरियल उसका बैक्टीरियोफेज का है, ठीक। चलो यहाँ पे शुरुआत होती है कि मैं अगर इसको पहले वाले से इन्फेक्ट करवाऊं और इसको मैं दूसरे वाले से इन्फेक्ट करवाऊं। पहला वाला बोले तो P32 वाला इन्फेक्ट करवाऊं मैं, और यहां पे मैं करवाऊं S35 वाला, फाइन, ठीक है। अब बस इन्फेक्शन करवाना है अपन को, पहला परफॉर्मेंस केवल इन्फेक्शन है, दूसरा है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग एक तरह से वो प्रोसेस है जिसमें अपन मिक्सी में क्या करते हैं, ब्लेंड करते हैं किसी भी
कोई भी ग्रेवी बनाते हैं या फिर कोई भी शेक बनाते हैं, ब्लेंड करते क्या करते हैं, उसको मिक्स करते हैं। ऐसा मिक्स करते हैं कि दोनों सब चीज़ें एक जैसी हो जाए, किसी भी चीज़ को अपन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए कि कौन सी क्या चीज़ है। मिल्क अलग हो जाए, मिल्क अलग दिख रहा था, बनाना अलग दिख रहा था और चीनी अलग दिख रही थी डालते वक्त, लेकिन वो जब मिल्क शेक बन के आया तो तीनों एक जैसा हो गया। ब्लेंडिंग का मतलब यही होता है। ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि इतना जोर से उसको ब्लेंड करना कि सब चीज़ें जो इसमें आई है वो सब ब्लेंड हो जाए। ठीक है, फिर तीसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है किसी भी टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूग करके थोड़ा सा शेक करके उसको स्टेबलाइज कर देना। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन हमेशा टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म किया जाता है। ये 2 टेस्ट ट्यूब लो, ये जो ब्लेंडिंग का काम हुआ उसके बाद उसको अपन ने टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया उस जेनेटिक मटेरियल को। ठीक है, और उस ब्लेंडिंग में क्या किया अपन ने, हिला के फिर इसको अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, मतलब बैक्टीरिया फेज को अलग कर दिया। तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल 2 चीज़ें हैं वो हमारे अंदर आ गई है, अब भाड़ में जाओ तुम, तुम्हारा तुमसे कोई नीड नहीं है, हटा दिया उन्होंने, सेपरेशन कर दिया। उसके बाद में सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, एक वर्ड आता है एजिटेशन। एजिटेशन होता है कि आप अगर ब्लेंड करके किसी चीज़ को टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करो, टेस्ट ट्यूब में डाल दो, आफ्टर 2-3 आवर्स एजिटेशन बन जाता है। एजिटेशन मतलब 2 लेयर बन जाती है, 2 लेयर बन जाती है। एक लेयर यहाँ पे नीचे होती है जिसको बोलते हैं अपन पेलेट बोलते हैं, और दूसरी लेयर बन जाती है ऊपर जिसको बोलते हैं सुपरनेटेंट। और यही चीज यहां होती है। ठीक है, चलो अब आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया और वायरस इन दोनों में सबसे ज्यादा हैवी कौन होता है। बैक्टीरिया में होता है क्योंकि उसमें 2 तरह का डीएनए हो गया, एक तो खुद का डीएनए था और दूसरा होस्ट सेल से दूसरा जो इसने इंजेक्ट कर दिया वो वाला आ गया। 2 तरह का डीएनए हो गया, और डीएनए में हमेशा मोलिकुलर वेट होता है। यहाँ पढ़ोगे तो हमेशा भारी चीज नीचे बैठ जाती है। तो यहाँ पे नीचे बैक्टीरिया है, ऊपर वायरस है क्योंकि अपन ने वायरस वाले डीएनए को, मैं यहाँ पे डीएनए वर्ड यूज नहीं करके वायरस और बैक्टीरिया यूज कर रही हूँ क्योंकि दोनों का जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ऊपर वाला वायरस है, नीचे बैक्टीरिया है। लेकिन जो ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, इसमें इसका जो पोर्शन है वो चमकने लगता है। एग्जैक्टली ये P32 कंटेनिंग है, सबसे पहली बात ये। और ये P32 किससे आया है, ये इस वाली सेल से आया है। ये वाली सेल ने अपना जेनेटिक मटेरियल इस वाले को दिया, और इस वाले डी ने अपने डीएनए के साथ इसको जोड़ लिया। ठीक है, फिर ये डीएनए इसका बैक्टीरिया चमकने लग गया। ये वायरस है और ये बैक्टीरिया है, इसका चमकने लग गया। इसमें क्या होता है, इसमें ये वाला पोर्शन चमकता है, इसमें ये वाला पोर्शन चमकता है। अब बता सकते हो रीजन ये है, यहाँ पे S35 वाला कंटेनिंग आया है, और S35 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, प्रोटीन के लिए। तो यहाँ पे प्रोटीन चमकने लग गया। अब आप बता सकते हो बहुत अच्छे से कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि यहाँ का जो जेनेटिक मटेरियल था उसके साथ जो चिपक जाएगा वो ही जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ का जेनेटिक मटेरियल के साथ तो इसका वाला डीएनए चिपक रहा था, इसका वाला प्रोटीन नहीं चिपक रहा था। प्रोटीन कंटेनिंग क्या था, सल्फर था, सल्फर नहीं चिपक रहा था क्योंकि फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव है यहाँ पे, और डीएनए हमेशा फॉस्फोरस कंटेनिंग होता है। तो फॉस्फोरस वाली चीज यहाँ आई, फिर वो यहाँ से यहाँ आके इसने अपने आप को शो कर दिया। क्लियर? ठीक है, तो तीनों एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से समझ में आए। चलो आज का लेक्चर अपना यही खत्म होता है। अब एक चीज बताना, जो मैंने शुरुआत में बोला था आपको कि जेनेटिक मटेरियल के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या वो फॉलो हो रहे हैं? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, क्विकली स्टेबिलिटी।
हीट वीट से कोई स्टेबल हुआ, सेंट्रीफ्यूग किया, पहले हीट से अपन को किया था, ग्रिफिथ वाले मॉडल में हीट से किया था, देख लिया था, स्टेबल था। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इतनी जोरों से ब्लेंडिंग करने के बाद में भी इसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, केमिकली स्ट्रक्चरली दोनों तरह से स्टेबल था। पहला हो गया। दूसरा रेप्लिका ये ऑब्वियसली इसमें जाके बना ही रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है, तभी तो आगे जाके ये इसमें ट्रांसफर करने जैसे हुआ, और आगे जाके ये भी आगे जाके अपने आप की रेप्लिकेशन बनाएगा। तीसरा मेंडेलियन कैरेक्टर और कोडेड फॉर्म, ये दोनों में जीन रेगुलेशन में पढ़ाऊंगी। अभी ये चीज थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी आएगी। मेंडेलियन कैरेक्टर मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे इनहेरिट हो रहा है, ठीक है, और दूसरा कोडेड फॉर्म, वो भी बताऊंगी मैं। और चौथा, पांचवा जो सबसे बड़ा है, वेरिएशंस कैसे आएंगे, जब ये अपने आप को परफॉर्म करेगा। अगर यहीं पे थोड़ा सा माइन्यूट तरीके से मॉलिक्यूलर बेसिस में 19-20 हो गया, सल्फर फॉस्फोरस की जगह लग गया, फॉस्फोरस सल्फर की जगह लग गया, तो यहाँ पे कोड्स में डिफरेंस आ जाएगा। वही कोड्स आगे जाके जनरेट होते रहेंगे, ऑफस्प्रिंग में वही जनरेशन में आते रहेंगे, ठीक है। वो मतलब था वेरिएशंस का, क्योंकि यहाँ पे अपन लेबोरेटरीज में परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोड्स में डिफरेंस ऐसे आएगा। और अगर ये नेचुरली होता है, जैसे अपन में नेचुरली होता है, तो ये म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन के थ्रू होता है। फाइन, चलो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई है। रिपीट करना एनसीईआरटी में, साथ के साथ पढ़ते रहना, ज़्यादा सही रहेगा एनसीईआरटी में पढ़ना। चलो, ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय।